हसन अब्बास। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? खैरियत है भाई, ठीक। अच्छा जी, क्या बात करेंगे? जी, मैं एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब ये डीएनए और ये जब शुरू शुरू में रेप्लिकेट हो रहे थे ये, तो इन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बना लिए? इनकी तो मतलब शेपलेस क्यों नहीं है ये? जिस तरह ये छोटे जेराथीम होते हैं, ये शेपलेस होते हैं। तो हम जैसे स्ट्रक्चर इन्होंने बनाए, इतने कॉम्प्लेक्स इन्होंने मतलब शेप बनाई है, तो ये शेपलेस यानी क्यों नहीं आप है? कह रहे हैं कि मैं जो शेपलेस होते हैं वो कौन शेपलेस होते हैं? जिस तरह जम्स होते हैं। तो आपको, आप ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर डीएनए होता है और जर्म्स के अंदर नहीं होता? नहीं मतलब जिंदगी में है तो ना, डीएनए है, जीन्स भी हैं, लेकिन हम लोग हाँ, भी तो इतने डीएनए तो भाई जर्म्स के अंदर भी होता है ना, आपको किसने कहा कि नहीं होता? बना कौन लिए। सी चीज है जिसमें नहीं होता डीएनए? डीएनए हर चीज किस होता है, में लेकिन डीएनए नहीं होता? जिस तरह शेप्स में होती हैं, हर चीज की एक कल है, स्ट्रक्चर है, तो शेपलेस होना भाई चाहिए था मेरे ख्याल से जर्म्स तो। का भी होता है ना, मेरी बात सुनो। आपको जो साइंस की किताब के अंदर जो जर्म्स की फोटो दिखाई है ना, वो असल फोटो नहीं होती। जर्म्स के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर हम यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल वाले जानदार की बात करें, उसकी सेल मेम्ब्रेन भी जब हम ड्रा करते हैं तो वो एक लाइन की शक्ल में करते हैं, लेकिन वो एक लाइन नहीं होती। उसको आप एक खुरदबीन यानी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें तो उसका बड़ा एक प्यारा स्ट्रक्चर होता है, उसके चैनल बने होते हैं। वो चैनल कुछ केमिकल्स को सेल के अंदर आने देते हैं और कुछ को नहीं आने देते। ठीक है, वो कैसे करते हैं? उसका वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, उनको कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं या रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। उनकी बाकायदा शेपें होती हैं, उनके ऊपर केमिकल आयंस लगे होते हैं। ठीक है, जो कि ये बड़े अच्छे तरीके से ये काम करते हैं, और अगर एक भी उसमें ज़रा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो उससे वो जानदार मर सकता है। उसी तरह फिर उसके अंदर चले जाएं तो उसके अंदर, जैसे गालिब भाई ने कहा, उसका डीएनए होता है, आरएनए होता है, और वही खूबसूरती जो हमारे जिस्म में, हमारे केमिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में है, वही आपको उस जर्म के अंदर भी नजर आती है। तो वो शेपलेस बिल्कुल भी नहीं है, वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। जी। और ये हाँ जो जी। कोरोना वायरस हमारे यहाँ भाई, जो जी जी। कोरोना वायरस फैली थी, ये भी अपने आप मेरे ख्याल से कुछ केमिकल्स के मिलने से बन गई थी। तो ये उसी नहीं तरह नहीं है जिस तरह हमारे फर्स्ट टाइम लिविंग सेल बन, यार, आपको ये भी किसने वैसे। कहा है कि कोरोना वायरस जो है वो खुद ब खुद बन गई थी? कोरोना वायरस, भैया, कोरोना वायरस पहले से जो फ्लू वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं उनकी ही एक म्यूटेशन है ये। जो जो चमगादड़ों को फ्लू होता था उसमें म्यूटेट हुआ, एवोल्यूशन हुई उसकी, वो म्यूटेट हुआ और वो कोरोना वायरस बन के, जो हम कोरोना वायरस जिसको कह रहे हैं, वो वाला कोरोना वायरस, वो सिर्फ पहले चमगादड़ों की बीमारी थी, अब वो चमगादड़ों से निकल के हमें लगने लगी, तो वो कोरोना वायरस है। आप क्या समझ रहे हैं कि वो केमिकल से खुद बन गया? कोई नहीं बना भाई, किसने कहा? और दूसरी बात यह है कि आप हमें ये बताएं कि अगर आप ये समझते हैं कि डीएनए में ये सब कुछ हो सकता है, तो आपके पास इस बात का क्या सबूत है, या आप क्या समझते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा? ये बताएं चले। मैं समझता हूँ कि अगर रैंडम मिक्सिंग से कुछ बनता है तो उसकी शेप तो नहीं होनी चाहिए, शेपलेस होना चाहिए तो था। चंदर, नहीं नहीं नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे बताएं कि ऐसा क्यों, ये फिर ये कहां से आई लाइफ? फिर आप बताएं हमें, बताएं। नहीं ना, मेरा तो यही सवाल था, मेरा यही सवाल था चंदा, कि तो हर मेरा हर भी ये सवाल है ना कि लाइफ कहां से आई? अगर आप समझते हैं कि एवोल्यूशन से नहीं आई और लाइफ जो है वो खुद नेचुरल प्रोसेस से नहीं बन सकती, तो फिर कहां से आई? बताएं चलें। नहीं नहीं, मैं भी मानता हूँ कि एवोल्यूशन से ही आई है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछने हैं इस बारे में। तो चंदा, सिंपल सी बात यह है कि आप ये समझ रहे हो कि रैंडमली केमिकल से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाता? नहीं बनता। सब कुछ एवोल्यूशन के मतलब थ्रू ही बनता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि हम लेबोरेटरी के अंदर कोई सेल बना सकते हैं? जो चीजें इस जमीन पे एवोल्यूशन को बनाने में अरबों साल लगे हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर 20 मिनट में नहीं बन सकती। सिंपल सी बात है। एवोल्यूशन का मसला ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली लेबोरेटरी के अंदर हम करेंगे और 15 मिनट में हमें एवोल्यूशन का एविडेंस मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता। एवोल्यूशन का एविडेंस डीएनए में मिलता है। आप अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया की बात कर रहे हो। आप दुनिया का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठा लें, कोई भी, आप यीस्ट उठा लें,
आप कोई दही में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाल लें, आप अपनी स्किन पे रेंगने वाले खटमल उठा लें, मच्छर उठा लें, मक्खियां उठा लें, शहद की मक्खियां उठा लें, दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लें और उसका और इंसान का डीएनए का कंपैरिजन कर लें, तो आपको उसमें और इंसान में बहुत सारे जीन्स सिमिलर मिल जाएंगे। ठीक है, आप में और एक सांप में जो है ना, कोई 80% 85% से ज्यादा डीएनए सिमिलर है मेरे अंदर और एक सांप के अंदर, आपके अंदर और एक सांप के अंदर, आपके अंदर और एक कछुए में भी, और आपके अंदर एक बैक्टीरिया में भी, यीस्ट में भी, किसी फंगस के अंदर भी जो डीएनए है ना वो आपका और मेरा सेम है। क्यों? डीएनए एक ऐसी चीज है कि जैसे लेगो ब्लॉक्स नहीं होते, या लेगो ब्लॉक्स आप कह लें, या फिर जीन्स क्या चीजें हैं, जीन्स जैसे छोटी छोटी रेसिपीज हैं कि आंखों में फ्लां प्रोटीन पाई जाती है तो वो प्रोटीन की तरकीब डीएनए में लिखी होती है, और वो तरकीब आप में और एक बिल्ली में दोनों में सेम है। स्किन में कैरेटिन, अगर बालों में अगर कैरेटिन पाई जाती है तो आपके बालों के अंदर और एक चिंपैंजी के बालों के अंदर, दोनों के अंदर वही कैरेटिन है। थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है वही है। आपके और रीछ के बालों के अंदर सेम है, आपके और मगरमच्छ के नाखूनों के अंदर सेम कैरेटिन पाई जाती है। ठीक है, समझ गए? आपके और एक 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 समझ लें कि एक टेप वर्म है जिसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, जिसके दिमाग के अंदर, ठीक है, थोड़े से न्यूरॉन्स हैं, उसके पास चंद 100 न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स को बनाने वाले जीन्स और आपके दिमाग के अंदर जो ये कई बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, ये बनाने वाले जीन्स भी तकरीबन सिमिलर ही होते हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है। क्यों? क्योंकि पिछले कई 100 करोड़ साल से आप और वो एक अलहदा हो चुके हैं, और उनकी लड़ी अलहदा होके एक तरफ चली गई थी, आपकी एक तरफ आ गई है। और जब ये दोनों लड़ियां अलहदा हो रही थी तो उस टाइम वो न्यूरॉन बनने का जीन्स जो था वो उसके डीएनए के अंदर था। आपकी तरफ निकलते निकलते आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता होता वो इतना ऐसा हो गया कि वो इतना बड़ा दिमाग बना सकता है। उस जीन्स और कई और जीन्स, हजारों लाखों की तादाद, हजारों की तादाद में जीन्स है, और दूसरी तरफ आपके जीन है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पूरे इंसान के अंदर सिर्फ 27,000 जीन्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। चावल के पास 40,000 जीन्स होते हैं। ठीक है, पौधों के पास जीन्स हमसे ज्यादा हैं, हमारे पास जीन्स उनसे कम है, और बैक्टीरिया के पास जीन्स बड़े कम होते हैं। मगर कुछ फंडामेंटल जीन्स ऐसे हैं जिन्हें गोल्डन जीन्स कहा जाता है, जो कि जमीन पे पाए जाने वाले हर लाइफ फॉर्म में मौजूद है। और मजे की बात यह है कि वो गोल्डन जीन्स आमतौर पे बदलते भी नहीं है। ठीक है, गोल्डन जीन्स ऐसे हैं कि वो कई जीन्स ऐसे हैं कि जो हम में और एक बैक्टीरिया में आज भी सेम है। ठीक है, तो ये इस बात का सबूत है कि वाकई आज से कई, शायद 1 अरब साल पहले, शायद 2 अरब साल पहले, कोई एक कॉमन एंसेस्टर था जिसके पास वो जीन्स थे। वो उसने ही हमें भी दिए और उसने ही आपको भी दिए, उसने ही बैक्टीरिया को भी दिए और हमें भी दिए। ये बात, ठीक है, तो ये समझने वाली बातें हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ एक कॉल से या 4 क्वेश्चन आंसर करके मैं आपको ये बात समझा सकता हूं, तो वो नहीं समझा सकता। ये एवोल्यूशन एक साइंस है, और दुनिया में कोई साइंस ऐसी नहीं है जिसे पढ़े बगैर आप समझ जाएं। एवोल्यूशन के बारे में सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये समझते हैं कि एवोल्यूशन हमें बगैर पढ़े समझ आ जाएगी। कभी भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। भाई फिजिक्स, इतने साल कॉलेज में फिजिक्स पढ़ने के बाद, आपको 7-8 साल पढ़ने के बाद आपको समझ आती है कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, मैथमेटिक्स इतने साल, 14 साल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, और उसके बाद भी कैलकुलस लोगों को नहीं आता होता। ठीक है, तो समझते हैं कि एवोल्यूशन ऐसे ही आ जाएगी। जब पढ़ा ही नहीं तो कैसे आ जाएगी? पढ़ना पड़ता पहले, तो इस बारे में पढ़ें कि जेनेटिक कोड लाइफ का क्या है और कैसे काम करता है, फिर आपको समझ आएगी। ठीक है जी। सुना था कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हर चीज की अपनी शेप है, इसके लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए भी आपके जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके लिए आपके जीन्स और एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वो आपके हर सेल के अंदर जीन्स मौजूद हैं जो आपकी शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप जब तक बेसिक बायोलॉजी को, जेनेटिक्स की समझेंगे नहीं, आपको कैसे समझ आएगा कि ये कैसे हो रहा है? ठीक है, अब आपको मैं यहां पे तो समझा नहीं सकता।
ठीक है, आपको पढ़ना है तो तब समझ आएगी ना, सिर्फ सवाल पूछ लेने से कोई चीज झूठ नहीं हो जाती, जवाब आपने तलाश करना है तो तब पता लगेगा कि क्या बात है। आपका ये कहना है कि जो फर्स्ट सेल था उसके अंदर मुकम्मल इंफॉर्मेशन थी, हमारे तमाम जानवरों और तमाम एनिमल हर चीज की इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेल में स्टोर थी? नहीं, नहीं, फर्स्ट सेल के पास अगर कोई 30 जीन्स थे ना, तो वो 30 जीन्स कॉपी होके कोई और जीन बन जाता है उनसे, फिर उनसे आगे कुछ जीन्स की नए जीन्स भी बनते हैं, बहुत सी चीजें एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है ये। अब आपको मैं कैसे समझाऊंगा अभी इधर, आपका इरादा ही नहीं है जब पढ़ने का, तो फिर आप यहां पे तो सारे सवालों के जवाब नहीं ले सकते। जाके पढ़ें, जेनेटिक्स को ऐसी बात नहीं है कि आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इधर ही आपको ये इस सवाल का जवाब है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, ऐसा लिटरली हुआ है कि जो पहला ऑर्गेनिज्म था, पता नहीं उसके पास 10 जीन थे, 2 जीन थे, 3 जीन थे, कितने थे, उन्हीं जीन्स से फिर आगे मजीद जीन्स मल्टीप्लाई हुए। जैसे एक बाप और मां से 10 बच्चे आगे बन जाते हैं ना, इसी तरह जीन्स भी बच्चे देते हैं। जीन्स जो है ना, जो हमारे जीनोम के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं, वो बाकायदा बच्चे देते हैं। जीन्स से जीन्स पैदा होते हैं। एक जीन है जिसने ये बताना है कि हमारे बालों का कलर कैसा होगा, ठीक है। अगर पहले सब इंसानों के बालों का कलर लाल है तो वही जीन एक और बच्चा दे देगा, कॉपिंग के दौरान एक एरर होगा और वो पूरा जीन कॉपी हो जाएगा किसी और जगह, फिर उस जीन में कोई चेंज आ जाएगी, यानी एक जीन ने कॉपी होकर बच्चा दे दिया, उस बच्चे के अंदर फिर एक तब्दीली आएगी जिसकी वजह से काले बाल ब्राउन हो जाएंगे, और फिर वो जो ब्राउन बालों वाला जीन है वो एक और बच्चा देगा, उससे ब्राउन बाल जो है क्या हो जाएंगे, गोल्डन हो जाएंगे, और फिर वो जो गोल्डन बालों वाला है वो 2 बच्चे और दे देगा, एक से ऑरेंज बाल हो जाएंगे, दूसरे से रेड हो जाएंगे। तो यहां पे कितने जीन्स आ गए। फिर जीन कंट्रोल मैकेनिज्म्स होती हैं कि एक जीन होता है, उसने कैसे ट्रांसलेट होना है, वो किस तरह से प्रोटीन बनाएगा, उस जीन की जो जीन कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं वो भी कई बार चेंज होते हैं, ठीक है। तो वहां से चीजें आगे चलती हैं। तो ये समझना कि सिर्फ इंसान ही बच्चे देते हैं, नहीं, सिर्फ इंसान बच्चे नहीं देते, या सिर्फ बैक्टीरिया बच्चे नहीं देते, जीन्स खुद बच्चे देते हैं। जीन्स के वो बच्चे आपके और मेरे सेल्स के अंदर ही होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर, ठीक है, और वो नए से नए बच्चे दिए चले जाते हैं। सब्सटेंशिया सर भी आ गए। सर जी जी गालिब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। और पैनल में सभी लोगों को आदाब और सलाम। अच्छा, ये भाई ड्रॉप हो गए हैं यार मैं सर, नहीं से कुछ बात करने, डिस्कशन। मैं हाँ, वो नहीं ड्रॉप हो बात गए हैं, करने। चलें आप कुछ ऐड करना है तो कर दें। हाँ जी, बेसिकली तो आपकी बात दुरुस्त है कि हम एक स्ट्रीम में या 15-20 मिनट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स उस तरीके से तो नहीं समझा सकते जिस तरीके से अगर किसी ने कोई कोर्स लिया हो तो, या किताब पढ़ी हो उस सूरत में। लेकिन उन्होंने एक बात की कि ये शेप्स किस तरीके से इमर्ज कर जाती हैं डिफरेंट चीजों की, और स्ट्रक्चर किस तरीके से इमर्ज कर जाता है। हमने पिछली स्ट्रीम में थोड़ा सा अलूड किया था इस तरफ। मैं अब चाह रहा हूं कि बहुत ही बेसिक लेवल में कैसे समझाया जाए, और बड़ा आसान है। जो सेल मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है, फॉर इंस्टेंस कि जी एक बड़ी सर्कुलर शेप की एक चीज बन जानी है, आपको लगता है कि कोई हथौड़ी छानी लेकर उसको शेप कर रहा है, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकले। ये जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की शेप और फॉर्म, और इवन लोअर लेवल पर मॉलिक्यूल्स की जो शेप है, मोलेकुलर शेप, वो बेसिक फंडामेंटल फोर्सेस, सिंपल फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। कुछ फोर्सेस अट्रैक्टिव हैं, कुछ फोर्सेस रिपल्सिव है, ठीक है। जब डिफरेंट फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी पर लगती रहती हैं तो उस वक्त तक वो अपनी शेप या फॉर्म चेंज करती रहेगी जब तक कि वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर देती, कि नेट फोर्स किसी चीज पर नहीं लग रही। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अगर तो आई होप के एटलीस्ट मैट्रिक लेवल की साइंस, आपने 10वीं लेवल की साइंस पढ़ी हो, तो आपको ये पता होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको कहा जाता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो पानी उससे रिपेल होते हैं, पानी को पसंद नहीं करते, फोबिक, पानी से डरते हैं, जिस तरह इस तरह से उनका नाम रख दिया गया हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के। वो पानी से रिपेल करते हैं। कुछ होते हैं हाइड्रोफिलिक, जो कि पानी के करीब रहना पसंद करते हैं, ठीक है।
तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोफोबिक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोफिलिक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक साइड जो है, आप समझें अगर वो हाइड्रोफोबिक है और एक साइड हाइड्रोफिलिक है, यानी एक साइड जो है वो पानी के साथ उसकी अट्रैक्टिव फोर्स है और दूसरी साइड की एक रिपल्सिव फोर्स है, और वो मॉलिक्यूल भी अगर फ्लेक्सिबल है, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो इस तरीके से मॉलिक्यूल जब अपने आप को अंडर दीज फोर्सेस अरेंज करेगा कि उसकी जो हाइड्रोफिलिक साइड है, जो पानी से अट्रैक्टेड है, वो पानी की साइड पे हो और उसकी सारी हाइड्रोफोबिक साइड आपस में कर्ल करके एक दूसरे के साथ सर्कुलर शेप में मिल जाए, तो ये एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट करती रहेंगी। ठीक है, इस तरह से ये मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। ये बड़ी, आप इसको पढ़िए कि ये बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस है। अब इसके कई स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको आप जाके गूगल करें, इसको माइसेल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी आप सिर्फ ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से आप वो अपने आप को वो रीअरेंज कर लेता है। वो कोई किसी इंटेलिजेंस के तहत नहीं अपने आप को रीअरेंज कर रहा। एक साइड पर फोर्स उसकी बाहर वाली साइड पर वो पानी के साथ अट्रैक्टिव फोर्स है, अंदर वाली साइड पर उसकी रिपल्सिव फोर्स है। तो अंडर दोज फोर्सेस वो आपस में कर्ल करके वो एक किस्म की सर्कुलर मेम्ब्रेन बना लेता है। एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। बाज दफा ऐसा होता है कि ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स बना देते हैं कि पानी की जो हाइड्रोफिलिक साइड्स हैं वो पानी की साइड पर और दरमियान में उनकी हाइड्रोफोबिक साइड्स हैं। और बाज दफा ऐसा है कि वो दोनों, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके दरमियान में हाइड्रोफोबिक है मगर दोनों साइड्स पर हाइड्रोफिलिक है। वो ऐसे करते हैं कि वो पानी को घेर लेते हैं। घेर लेने से मुराद ये है कि एक किस्म का सर्कुलर उसके इर्द गिर्द हिसार सा बना लेते हैं कि सेंटर में भी पानी है और बाहर भी पानी है, तो एक एनक्लोज स्ट्रक्चर बन जाता है। तो कोई इसमें उतनी मिस्ट्री नहीं है, ये इन स्ट्रक्चर्स के अंदर उस तरीके से कोई मैजिक नहीं है। बेसिक जो डीएनए का भी स्ट्रक्चर है वो भी फंडामेंटल फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस है। तो इसको हम यहाँ पर रोकते हैं। आप मजीद को सवाल होते तो हम जरूर क्या कहते करते, लेकिन इसको आप एटलीस्ट मेम्ब्रेन्स को कैसे फॉर्म होती हैं, इसमें कोई मैजिक नहीं है। ये बेसिक हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक फोर्सेस का कॉन्सिक्वेंस है। इसको आप पढ़िएगा, गूगल कर लीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।